हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अटेम्प्ट एक प्रयास। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है और चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि यह चंपारण क्या है। चंपारण जो है वह बिहार का एक जिला है जो कि बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। चंपारण में 18वीं सदी के अंत से नील की खेती हो रही थी, यानी कि चंपारण में 18वीं सदी के अंत से ही नील की खेती हो रही थी और 1850 तक चंपारण में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में नील ने चीनी को भी पीछे छोड़ दिया था। मतलब यह हुआ कि 18वीं सदी के अंत से ही नील की खेती हो रही थी और 1850 तक चंपारण में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में कौन आया? नील की खेती। यानी कि 1850 तक चंपारण में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसल के रूप में नील ने चीनी को भी पीछे छोड़ दिया था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। मतलब कि चंपारण सत्याग्रह जो है वह गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। अब हम लोग देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के क्या क्या कारण थे। तो चंपारण सत्याग्रह का सबसे पहला कारण यह था कि किसानों को 20 से 25 साल की लंबी अवधि के लिए 1 बीघे की कम से कम 3 कट्ठा जमीन यानी कि 3/20 बीघे जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। 3 कठिया प्रणाली क्या है इसे हम लोग आगे समझेंगे और भी डिटेल से। दूसरा कारण यह है कि नील की खेती के लिए किसानों को दी जाने वाली कीमतें बहुत ही कम थी। और तीसरा कारण यह था कि किसानों को उधार दिए गए अग्रिम धन पर उच्च कराधान और उच्च ब्याज था। चौथा कारण यह था कि बागान मालिकों द्वारा किसानों पर बल और पुलिस का प्रयोग करना। पांचवा कारण यह था कि सिंचाई कर, हल कर आदि जैसे अवैध करों ने किसानों की स्थिति को खराब कर रखा था या खराब कर दिया था। तो यह था चंपारण सत्याग्रह के मुख्य कारण। इन्हीं सब कारणों की वजह से यह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदलकर रख दी। इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। नाम था राजकुमार शुक्ल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। मतलब कि महात्मा गांधी 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए। इसी अधिवेशन में उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई थी। राजकुमार शुक्ल ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण की दास्तां बताई और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से उसे दूर करने का आग्रह किया। मतलब कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कन्विंस किया कि वो चंपारण आए और वहां की किसानों की दशा को सुधारें। मतलब कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को कन्विंस किया कि वो आकर हमारे यहाँ जो किसानों का कष्ट था और अंग्रेजों द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा था उन्हें दूर किया जाए। हालांकि महात्मा गांधी एकदम से कन्विंस नहीं हो पाए थे और कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिहार के चंपारण जिले में नील के बागानों में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों का अत्यधिक उत्पीड़न किया जाता था। उन्हें अपनी जमीन के कम से कम 3/20वें हिस्से पर नील उगाने तथा बागान मालिकों द्वारा निर्धारित कीमतों पर नील बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। 3 कठिया प्रणाली कहने का मतलब हुआ कि चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी। इसमें किसान को अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 बीघा बराबर कितना होता है? 20 कट्ठा। 1 बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पे
यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, यानी कि 3 कट्ठा प्रति बीघा, 3 कट्ठा प्रति बीघा। तो इसका मतलब यह हुआ कि चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कट्ठिया प्रणाली थी उस टाइम पर। इसमें किसानों को अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघे, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी कि 1 बीघे में 3 कट्ठे भूमि, या फिर कह सकते हैं अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करने की बाध्यता थी। इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं थे, यह केवल नील फैक्ट्री के मालिकों की इच्छा पर तय किया गया था। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। मतलब कि 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार चंपारण पहुंचे और मजिस्ट्रेट को लिखा कि वह चंपारण नहीं छोड़ेंगे और अवज्ञा के लिए जुर्माना भरने को भी तैयार थे। गांधी जी पर भी आरोप लगाया गया और उन्हें 18 अप्रैल को मुकदमे के लिए बुलाया गया। उन्होंने कोई बचाव की पेशकश नहीं की, लेकिन जेल जाने की इच्छा व्यक्त की। गांधी जी के रुख ने अधिकारों को चकित कर दिया, जिसके कारण सजा स्थगित कर दी गई। इसी बीच उपराज्यपाल ने गांधी जी के खिलाफ अपर्याप्त सबूतों के आधार पर स्थानीय प्रशासन को मामला वापस लेने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने गांधी जी को जांच करने की अनुमति भी दे दिया। मतलब यह हुआ कि 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार चंपारण पहुंचे और मजिस्ट्रेट को लिखा कि वह चंपारण नहीं छोड़ेंगे और अवज्ञा के लिए जुर्माना भरने को भी तैयार हैं। गांधी जी पर भी आरोप लगाया गया और उन्हें 18 अप्रैल को मुकदमे के लिए बुलाया गया, लेकिन गांधी जी ने अपने बचाव की पेशकश नहीं की और वो जेल जाने के लिए इच्छा व्यक्त किए। गांधी जी के रुख ने अधिकारियों को चकित कर दिया। मतलब कि गांधी जी के इस निर्णय से अधिकारियों को चकित कर दिया, जिसके कारण सजा स्थगित कर दी गई। और इसी बीच उपराज्यपाल ने गांधी जी के खिलाफ अपर्याप्त सबूतों के आधार पर स्थानीय प्रशासन को मामला वापस लेने का आदेश दिया गया। इसके अलावा गांधी जी को जांच करने की अनुमति भी दे दिया गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें यह याद रखना है कि 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार चंपारण पहुंचे। तो यह डेट जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें यह डेट याद रखना है कि 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी पहली बार चंपारण पहुंचे थे। अब हम लोग देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से जुड़े जो नेता थे वो कौन कौन थे। मतलब कि हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लीडर कौन से हैं। तो पहले लीडर जो थे वो राजकुमार शुक्ल, जिन्हें आप लोग जानते हैं कि इन्हीं के बदौलत महात्मा गांधी बिहार आए थे। कभी कभी एग्जाम में हमसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। दूसरे प्रमुख लीडर जो थे वह थे ब्रज किशोर प्रसाद, तीसरे जो थे रामनवमी प्रसाद, चौथे लीडर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, पांचवें कौन थे, जेबी कृपलानी, और छठे कौन थे, प्रभुदास और आदि और भी लीडर थे। लेकिन ये 6 लीडर जो है ये महत्वपूर्ण लीडर्स हैं जिनका संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। इन सभी लीडर्स का संबंध किससे है, चंपारण सत्याग्रह से है। अब हम लोग देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह के क्या परिणाम हुए। तो चंपारण सत्याग्रह का यह परिणाम हुआ कि 1 मई 1918 को चंपारण कृषि अधिनियम को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा सहमति दी गई। सरकार ने जून 1917 के एक जांच समिति की नियुक्ति की। गांधी जी भी इसके सदस्य थे। क्या था, वह था चंपारण कृषि अधिनियम, यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918। चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 के अधिनियम ने काश्तकारों को नील बागान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया गया और समिति की अनुशंसा पर चंपारण के किसानों को 3 कट्ठिया प्रथा के दुष्चक्र से मुक्ति मिल गई। मतलब चंपारण सत्याग्रह का यह परिणाम हुआ कि वहां के किसानों को 3 कट्ठिया प्रणाली से मुक्ति मिल गया। लागू कर का 1/4 भाग माफ कर दिया गया और टैक्स का 25% जो था वो रिफंड कर दिया गया। मतलब जो भी टैक्स वसूल लिया गया था उसका 25% रिफंड कर दिया गया और लागू जो कर था उसमें से 1/4 भाग माफ कर दिया गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें यह याद रखना है कि चंपारण कृषि अधिनियम, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, मतलब कि यह याद रखना है कि सरकार ने जून 1917 में एक जांच समिति नियुक्त किया था
और चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 के अधिनियम ने काश्तकारों को नील बगान मालिकों द्वारा लगाए गए विशेष नियमों से मुक्त कर दिया था। अब हम लोग एक सवाल देखते हैं जो 69 बीपीएससी में पूछा गया था। 69 बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था इस साल ही, जो कि 2023 में हुआ था। तो सवाल यह था कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, सरकार ने एक जांच समिति नियुक्त की थी, चंपारण कृषि अधिनियम, चंपारण एग्रेरियन एक्ट। तो उसी तरह से यह जो सवाल है, चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया। तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई, यानी कि इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमेटी। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, चंपारण कृषि समिति की स्थापना, यानी कि इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमेटी। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर चंपारण सत्याग्रह के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो जरूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।